अब हम सहकारी समितियों के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे मूल संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, मजेदार बात आपको देख करके पता चलेगा, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ ये महसूस किया गया कि यार इंडिया में डेवलपमेंट करना है ना, विकास करना है, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जो कि रूरल एरियाज भी हैं, या ऐसे क्षेत्र जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, उनमें संभावना बहुत है विकास करने की, लेकिन संसाधनों के अभाव में विकास नहीं कर पा रहे, सहयोग के अभाव में विकास नहीं कर पा रहे। तो इसलिए सहकारी समितियां बनाना जरूरी थी। तो 2011 में क्या होता है, एक संविधान संशोधन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं 97th अमेंडमेंट। इस संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। सहकारी समितियां बेसिकली क्या करती हैं, किस तरीके से काम करती है, इस चीज को समझिए। मान लेते हैं कि आप एक क्या है, एक फूल उगाते हैं, ठीक है, अपने खेत में। अब उस फूल को अगर आप उगाते हैं तो आप, जरूरी नहीं है कि आपके गांव में केवल आप ही उगाते रहें, आपके साथ साथ हो सकते हैं कि जो हमारे आ, मैं अलग अलग नाम लिख लेता हूं, ठीक है, सोनू भी फूल उगाता हो, ठीक है, मोनू भी फूल उगाता हो, ठीक है, ढोलू भी फूल उगाता हो, ठीक है, लालू भी फूल उगाता हो, है ना, कालू भी फूल उगाता हो, ठीक है, राजू भी फूल उगाता हो, रानी भी फूल उगाती हो, विमला भी फूल उगाती हो, है ना, महिला भी किसान होती है ना, विमला भी फूल लगाती हो, महिला और पुरुष दोनों किसान होते हैं, ठीक है, जलेबी देवी ये फूल उगाती हो, ठीक है, बसंती फूल उगाती हो। अब मान लेते हैं कि सारे लोग फूल उगाते हैं अपने अपने खेतों में, लेकिन जब ये फूल उगाते हैं तो इनको फूल तोड़ना पड़ता है, तोड़ करके अपने अपने संसाधन करके मार्केट में बेचने के लिए भी जाना पड़ता है, तो समय भी लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा भी लगा रहे हैं। अब मार्केट में जाते हैं तो आपस में ही इनको कंपटीशन करना पड़ता है एक दूसरे से कि यार उसका ना बिक जाए, मेरा बचा ना रह जाए, तो सस्ते प्राइस में बेचना पड़ जाता है, उचित दाम भी नहीं मिल पाता, सही तरीके से उनका भंडारण भी नहीं कर पाते। कई बार जब इनके पास फूल उगाने के लिए पैसे नहीं है तो पैसे भी नहीं मिल पाते, बहुत ऊंची ब्याज पर, मोटी ब्याज पर इनको लोगों से या महाजनों से, सूदखोरों से इनको पैसा लेना पड़ता है ना, बैंक हो सकता है कि बैंक इनको लोन ही ना देता हो। तो कई सारी समस्याएं जो है इनके साथ रहती है। अब ऐसे में मान लेते हैं कि ये सारे के सारे लोग एक साथ आ जाएं, एक साथ जुड़ जाएं और एक समूह बना लें, ठीक है, एक समूह बना लें, और उस, ठीक, कि भाई हमारे सबका, और यही सारे लोग एक साथ क्यों आएंगे, उसका कारण यह कि इन सबका हित एक जैसा है, इनके काम एक जैसे, इंटरेस्ट एक जैसे हैं। अगर एक साथ आएंगे, एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। एक समूह बना ले, उसका नाम रख दे फूलवती संगठन, है ना, फूलवती संघ, है ना, या फूलवंती संघ कर दे, या फूलवंता, कोई भी नाम रख ले। इन्होंने एक फूलवंती संघ बना दिया, इसका मतलब यह कि सारे फूल जो है उत्पादन करते, उगाते हैं। अब एक एक जैसा इंटरेस्ट था, एक जैसा वो था, तो सहकारी समिति इन्होंने एक बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। ये देखो वो मेरे चुटकी मोगली वो सहकारी समिति बना करके लगे हुए दोनों, खेलने कूदने में, भोंकने में, वो भी बड़ी सहकारी समितियां बनाते हैं। तो ऐसे जैसे यहाँ पर इन्होंने मान लेते हैं कि एक सहकारी समिति बना ली, क्योंकि एक जैसा काम है, तो ऐसे में सहकारी समिति बना करके ये बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले हो सकता है कि इनका खेत ऐसे हो, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खेत हो, ठीक है, इस तरीके से खेत हो, या बीच में किसी और का खेत हो, फिर ये ऐसे ऐसे दूरी हो, छोटे छोटे खेत में फल फूल उगाने के कारण इनको बहुत अच्छी तरीके से उत्पादन नहीं मिलता हो। अब ऐसे में हो सकता है कि ये इन सभी खेतों को संघ बनाने के बाद, जितने भी खेत हैं इन सबको ऐसे एकीकृत करके अपने अपने खेत की मार्किंग कर लें बस, ठीक, हल्की हल्की, और उसमें पूरे एक खेत बांटते हुए उसमें खेती करें सारे लोग मिल करके, ठीक है, सारे लोग मिलकर के खेती करेंगे तो ज्यादा खेती और क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, एक साथ खेत मिला लेंगे तो, ठीक है। हो सकता है कि किसी में बीच बीच में किसी अन्य लोगों के खेत हो तो उनको किराए पर ले लें। तो ऐसा करने से तो उनका दायरा बढ़ जाएगा, सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे,
तो सुरक्षा भी कर पाएंगे बारी बारी से, ठीक है, उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है, इनको अपने बाकी कामों के लिए भी समय मिलेगा, ठीक, उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद यही संघ क्या करे, उन सारे जो उत्पादन हुआ है उसको मार्केट में ले जाए, ठीक, बाजार में ले जाए, और बाजार में ले जाकर के अलग अलग लोगों के नाम से ना बेच करके संघ के नाम पर पूरे सामान को एक साथ बेचे, एक बार में किसी बड़े व्यापारी या कंपनी जो लोग खरीदते हैं उनको साथ सौदा कर ले कि देखो भैया हमारे पास इतने टन फूल है और ये हमारा दाम है, इस दाम पर अगर खरीदना है तो बोलो, इकट्ठा लो। अब जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में भी ले जाएं, संघ बन गया तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बड़े व्यापारियों के साथ बातचीत कर ले और उनको बताएं कि देखो भाई हमारे पास इतना बड़ा खेत है और यहां पर हमारे पास 1000 क्विंटल फूल होने वाले हैं, ठीक है, 4 या 5 दिन में हो जाएंगे, उनके तक खबर पहुंचा दे। तो वो व्यापारी या वो कंपनी डायरेक्ट इनके खेत में यहीं से आकर के सारा का सारा सामान, सारा का सारा प्रोडक्शन ले जाए और उनको कीमत दे जाए। इससे क्या हुआ कि इन लोगों की एक तो आपसी जो मनमुटाव था, पहले जब दुश्मनी थी, कंपटीशन था, वो खत्म हो गया। दूसरा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो इनकम ज्यादा हुई, माल पहले बहुत सस्ता बेचना पड़ जाता था, अच्छा रेट मिल गया, ठीक है, बढ़िया रेट मिल गया, अच्छा, पहले के मुकाबले अच्छा खासा। एक ही काम में पूरी जिंदगी लगे रहते थे, अब ये बारी बारी से करते हैं तो उसमें बाकी लोग जो एक टाइम जो मान लेते हैं जो खेत में काम करें, तो बाकी लोगों को अपने अन्य काम निपटाने का भी मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ये है एक तरीके से, ये जो संघ बना ना, इसको हम बोलते हैं, ये होगी एक सहकारी समिति, जिसमें एक जैसे इंटरेस्ट है, एक जैसे हितों वाले लोग मिलकर के साथ में काम करते हैं। इससे क्या हुआ कि उनका उत्पादन भी बढ़ गया, उनकी इनकम भी बढ़ गई, और जब इनकम बढ़ गई, जब इनके पास सामूहिक रूप से इतना पैसा आ गया, सबको पैसा बराबर बराबर बांटने के बाद कुछ पैसा ये समूह के लिए रख लिया कि भाई जरूरत पड़ने पर इसका यूज किया जा सके, जैसे कि खाद लेना हो, बीज लेना हो, कोई इक्विपमेंट लेना हो, या समूह के किसी सदस्य के पास परिवार में कोई समस्या आ गई और उसको पैसा चाहिए, उसको पैसे के लिए न्यूनतम ब्याज दर पे उसको पैसा दिया जाए, या बिना ब्याज के उसको पैसा दिया जाए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सहकारी समितियों के माध्यम से संभव हो पाती है। तो ये आपने एक आइडिया ले लिया होगा कि सहकारी समिति क्या है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे मेरे दोस्तों? समझे तो जरा एलवाई लाइव कोड लिख करके बताओ कि रेफरल कोड क्या अपना, क्या एलवाई लाइव अपना रेफरल कोड है? जी हाँ बिल्कुल, एलवाई लाइव आपकी सफलता का कोड, उसको लगाइए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आपको एग्जाम पास करने तक गाइड करेंगे। और अभी चलिए जी, अब आ जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें होने लगी ना, तो सरकार को समझ में आया कि सहकारी समितियां बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी बेहतरीन चीज है। ये होगा तो लोकल लेवल पर लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, स्थानीय स्तर पर लोगों को उद्यमी बनाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, रोजगार जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, लोगों को इनकम को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगेंगे, ठीक है। और अगर लोग समर्थ होंगे, लोग कैपेबल होंगे, तो देश भी तो कैपेबल होगा। इसलिए 97वां संविधान संशोधन किया गया 2011 में। अब इससे संविधान में क्या क्या बदलाव किए गए, इस चीज से तो समझिए। 3 मेजर बदलाव हुए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने, जहां से सवाल बनेगा, ठीक है। यहां पर मैं 2011 का 97वां संशोधन है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर बड़े बड़े बदलाव हुए। 3 बदलाव कौन कौन से हैं, उस चीज को बड़े ही ध्यान से आप मेरे सारे प्यारे मित्र दोस्त लोग देखिए, ठीक है। सबसे पहला, फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये बदलाव देखिए। इसमें कुछ और भी चीज है, छोटी मोटी चीजें, संस्थापन, चुनाव, विघटन, प्रबंधन, उन वो एमसीक्यू के टाइप के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उनको नहीं करा रहा हूं। हाँ, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं डिटेल में, लाइन बाय लाइन। लेकिन मैं हर बार वजह से बोलता हूं कि ये जो क्लास है, ये वाली जो सीरीज है, ये केवल रिवीजन के लिए है। और रिवीजन का पर्पस जो है वो ये है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम, टिक मार्क वाले एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो उन चीजों को जो एमसीक्यू टाइप की चीजों में ज्यादा काम किए, उन्हीं चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, ठीक है। तो इसने एक तो फंडामेंटल राइट बना दिया, मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया, आपके सहकारी समितियों को बनाना, आर्टिकल 19 के अंडर में डाल दिया, वर्ड जोड़ दिया। अब सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा है, बढ़ावा, बढ़ावा देने के लिए इसको नीति निदेशक सिद्धांत के तौर पर भी
जोड़ा गया। ठीक है, 43B, 43B जो है एक नया डीपीएसपी जोड़ा गया, ताकि सरकारें जो हैं अपनी नीतियों में, अपने कार्य प्रणाली में सहकारी समितियों का ध्यान रखते हुए इनके ग्रोथ के लिए, इनको बढ़ाने के लिए कार्य करें। एक और कार्य क्या, एक नया भाग संविधान में जोड़ा, जिसको 9B बोला जाता है, जिसका नाम सहकारी समितियां रखा गया। आर्टिकल अगर हम बात करें तो 243, आपको याद आया 243 नाम सुन करके? कुछ कुछ भी याद आया हो तो बताओ। है 243 में क्या खास है ये बताओ। कुछ क्या खास है, खासियत बताओ ना। हाँ, और 9 नाम सुन करके भी कुछ आया होगा। तो आर्टिकल 243 में पंचायती राज के सारे प्रोविजन है, म्यूनिसिपैलिटीज के सारे प्रोविजन है। ठीक है, और अब सहकारी समितियों को भी प्रोविजन है। वो ABCDEFG चलता जा रहा है, एक बार चलने के बाद दोबारा ABCD शुरू होता है और वो भी खत्म होने को हो जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन के देखोगे ना। पार्ट 9 में आपको पंचायती राज मिलेगा। ठीक है, पार्ट 9A में आपको म्यूनिसिपैलिटीज मिलेंगी, नगर पालिकाएं मिलेंगी, और पार्ट 9B में जो है आपको सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव्स जो है ये आपको मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि लोकल लेवल पर लोगों की इनकम के सोर्स को बढ़ाना और उनको हेल्प प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सेम बाकी चीजें ये ऐसे ही, आप इनको अगर स्किप भी करना चाहो पढ़ लो, लेकिन इसका संस्थापन कौन होगा? तो स्वैच्छिक गठन भी हो सकता है ना, लोग मिलकर के भी कर सकते हैं, आर्थिक सहभागिता। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो है वो सहकारी समितियों के संस्थापन के संदर्भ में नियम बना सकता है, उसको बंद करने के संदर्भ में नियम बनाएगा, राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है। ठीक है, कितने बोर्ड में सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, शर्तें क्या होंगी, ये सब राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक, तो राज्य विधानमंडल तय करता है, उसके अनुसार ही बोर्ड के निदेशक होंगे। पावर जो है सहकारी समितियों से संबंधित हर राज्य में राज्य विधानमंडल को दे दिया गया। किसी भी सहकारी समिति में 21 से ज्यादा निदेशक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल अगर देखोगे तो सदस्य और पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक बार निर्वाचन हो गया तो 5 साल के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका चुनाव देखोगे तो चुनाव कब होता है? जैसे ही पहले वाले बोर्ड का समाप्त कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है, कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नए सदस्य उसको कार्यभार संभाल ले। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा कराने के लिए आपको इलेक्शन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कराना पड़ेगा। तो जो बोर्ड का 5 साल का कार्यकाल है, कार्यकाल जब भी खत्म होने वाला होगा तो खत्म होने के महीने 2 महीने पहले ही चुनाव कंप्लीट करवा करके रख लिया जाता है कि हाँ भाई चुनाव खत्म हो गया, और जैसे बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होता है, जो चुनाव का रिजल्ट हुआ उसके आधार पर नया बोर्ड अपने कार्यकाल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो मतदाता सूची बनाना, इसकी देखभाल, निर्देशन, नियंत्रण, सहकारी समिति को चुनाव करने का अधिकार, राइट, ये सब राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए प्राधिकारी के पास। ठीक है, राज्य विधानमंडल के पास है बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की अगर हम बात करते हैं ना। क्लियर? तो राज्य विधानमंडल किसी को भी प्राधिकृत कर सकता है, किसी को भी अथोराइज कर सकता है